टेंथ क्लास द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसके पहले यहाँ पर आपको साइड में बॉक्स 1 दे रखा है जिसमें ग्रम ब्रदर्स के बारे में है कि दे हैव ऑल्सो कलेक्टेड फोक टेल्स फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो इन ग्रिम ब्रदर्स के नाम है बेसिकली जैकोब एंड विल्म ग्रिम। इनका जन्म जो है जर्मन सिटी हनाऊ में हुआ था 1785 एंड 1786 रिस्पेक्टिवली। लॉ कंप्लीट करने के बाद इनका भी जो इंटरेस्ट था बेसिकली फोक टेल्स में क्रिएट हुआ एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फोक टेल्स। तकरीबन 6 साल तक इधर उधर ट्रैवल करते रहे विलेज टू विलेज ताकि ये अलग अलग फोक टेल्स को कलेक्ट कर सकें। और इनका भी मानना ये था कि ट्रू स्पिरिट जो है, ट्रू कल्चर जो है वो हमारे फोक टेल्स में ही हमको मिलता है। उसके बाद ग्रिम ब्रदर्स को भी ये लगता था कि फ्रेंच डोमिनेशन जो है इट्स अ थ्रेट फॉर जर्मन कल्चर। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपके आ सकता है। अब आपका जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स। The year 1830s, the 1830s were years of great economic hardship in Europe. 1830s का टाइम था जब यूरोप के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक जो कंडीशन थी काफ़ी पुअर हो गई थी। उसके कुछ रीजंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपका तो 5 मार्क्स के हिसाब से इसके जो रीजंस हैं, सबसे पहला है द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था इसमें पूरे यूरोप में ही जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। दूसरा, इन मोस्ट कंट्रीज देयर आर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। कई बार कंडीशन ऐसी भी हो गई थी कई कंट्रीज़ में कि जॉब पाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे जबकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। फिर नेक्स्ट रीज़न है पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। गाँव से निकलकर शहरों की तरफ लोग आ गए, यहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स में इनको रहना पड़ा, जॉब की तलाश में आ गए थे। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था तो वहाँ मशीन से बनने वाला सामान काफ़ी सस्ता था, इसलिए जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। बेसिकली सबसे पहले इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल फिर मेटल में आई थी, तो टेक्सटाइल में ज़्यादा कंपटीशन था विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स। क्योंकि अभी भी स्मॉल वर्कशॉप्स जो थी या होम्स में ही सारा काम हो रहा था जो कि पार्टली मैकेनाइज था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर। अब जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेटिक रूल्स हैं या फ्यूडल सिस्टम चल रहा था वहाँ पे पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। वहाँ पर इन जमींदारों को देने वाले टैक्सेस और काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस का सामना इन किसानों को अभी भी करना पड़ रहा था। तो ये 5 रीज़न हैं आपके। उसके अलावा द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। फसलें ख़राब हो जाए या फूड प्राइजेस के बढ़ जाए तो अचानक कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। ऐसा ही एक टाइम आया था 1848 के अंदर। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। यहाँ पे फूड शॉर्टेज की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से जो आबादी थी सड़कों पर आ गई थी पेरिस में। बैरिकेड्स लगाए गए, लुइस फिलिप को यहाँ से मजबूरी में भागना पड़ा और फिर वापस से नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। और अब की बार सभी एडल्ट मेल्स को जो कि 21 एंड अबव हैं उनको राइट टू वोट दिया गया और साथ में राइट टू वर्क भी उनके गारंटी किया गया। इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लगाई गई। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड हेल्ड led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payment। 1845 की शुरुआत में कुछ वीवर्स थे सिलेसिया में, इन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट किया था। इन कॉन्ट्रैक्टर ने इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करा और एक पर्टिकुलर टाइम तक इनको ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए बोला। जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उन्होंने दाम कम करने के लिए इनसे नेगोशिएट किया। अब क्योंकि ये काफ़ी गरीब लोग थे, दाम कम करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, सामान बना चुके थे, काफ़ी पैसा उधार ले चुके थे, तो सप्लाई करना भी इनकी मजबूरी थी। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स इनसे बहस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट हैं विलियम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। उसने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया। क्या था इवेंट? इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants कॉटन वीविंग इज द मेन मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। ये जो गांव थे जहाँ पर 18,000 लोग रहते थे, यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन जो था वो उनका कपड़ा बुनने का था, कॉटन वीविंग का।
वर्कर्स की माइजरी बहुत ज़्यादा थी, डेस्परेट नीड थी इनको काम की, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्राइसेस रिड्यूस करने की बात कही। बदले में क्या हुआ? ऑन जून 4th at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mention of their contractor demanding higher wages. 4 जून दिन में 2 बजे ये सारे जो वीवर्स थे, एक पूरा क्राउड इनका पेयर्स बना के अपने घरों से निकले और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बड़ा बंगला था, मेंशन था, उसको घेर लिया। यहाँ पर अपनी हायर वेजेस की डिमांड करने लगे। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स, इनको डराया धमकाया गया। Following this, a group of them forced their way into the house. लेकिन इस बीच मौका पाके कुछ वीवर्स जो थे उसके घर में घुस गए, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. और उसके बाद इनकी जो भी कीमती चीज़ें थी घर के अंदर, विंडोज़ थी, फर्नीचर था, या पोर्सिलिन की जो क्रॉकरी वगैरह होती है, जैसे चाइना पॉटरी वगैरह होती है, उसको तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद दूसरा ग्रुप जो था ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, वो इनके जो गोडाउन थे, भंडार थे, उसमें घुस गया एंड प्लंडर इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो कपड़े के भंडार थे पूरे, उनको अपने कब्जे में ले लिया, उसकी लूटपाट करी और उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में उसको कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर को भी अल्टीमेटली अपनी फैमिली के साथ में नेबरिंग विलेज जो था वहाँ पर भागना पड़ा, विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। लेकिन पास के गांव के लोगों ने भी ऐसे धोखेबाज इंसान को शेल्टर देने से मना कर दिया। अल्टीमेटली 24 आवर्स के बाद में वो आर्मी के साथ में वापस लौटा, और इस दौरान इस पूरी घटना के अंदर 11 वीवर्स जो थे वो मारे गए। इसके बाद 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्या था? Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries, in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. एक तरफ तो गरीब, बेरोजगार, भुखमरी से परेशान जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो रिवोल्ट कर रहे थे, और एक तरफ जो थे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस had brought about the abdication of the monarch. 1848 में जो भी रिवोल्ट हुआ फ्रांस में, उसकी वजह से मोनार्कियल सिस्टम तो खत्म हो गया, रिपब्लिक आ गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज भी हो गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, लेकिन वो जर्मन कंट्रीज़ जहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना है, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, यहाँ पे जितने भी मैन एंड वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लासेस के, उन सब ने अपने डिमांड्स को कंबाइन कर दिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles. इन्होंने अपने डिमांड रखी कि हमें भी अपना नेशन स्टेट चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। अब जर्मनी में क्या हुआ? इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly. जर्मनी के अंदर, जर्मन रीजन जो था, यहाँ पे काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, जिसके अंदर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे समझदार लोग थे, प्रोफेशनल बिजनेसमैन और रिच आर्टिस्ट, ये सब इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट नामक सिटी के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का डिसाइड करा। On 18th May 1848, 831 elected representatives, 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो एक फेस्टिव प्रोसेशन में मार्च करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के वहाँ पहुँचे। ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट सिटी में एक नकली पार्लियामेंट लगाया गया था, टेम्परेरी, जो कि सेंट पॉल का चर्च था, उसमें लगाया गया था। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. जिस तरह से फ्रांस में हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर भी ये एक ऊपरी तौर पे बनाई गई थी नेशनल असेंबली, और यहाँ पर इन्होंने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा। इसके अंदर जो मोनार्की थी वो पार्लियामेंट्री टर्म्स पे वर्क करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जब ये क्राउन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया था, उसको ऑफर किया गया, उस राजा ने इस क्राउन को लेने से मना कर दिया, और उसके बाद वो दूसरे राजाओं के साथ कॉन्स्पिरेसी में लग गया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, तो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, ये दोनों, इनका विरोध जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड,
लेकिन पार्लियामेंट का बेस था वो भी अभी स्ट्रांग नहीं हो पाया, वो भी धीरे धीरे धूमिल हो रहा था, क्योंकि मिलिट्री और एरिस्टोक्रेट जो थे वो साथ हो गए थे। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। दूसरी प्रॉब्लम ये थी पार्लियामेंट में कि इसमें मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं और इनके साथ में वर्कर्स की डिमांड, आर्टिजन्स की डिमांड, इसको इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनका सपोर्ट जो था ख़त्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, इसीलिए अंत में ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को वहाँ पर फोर्सिबली डिसबैंड कर दिया गया। उसके बाद द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अभी भी राइट टू वोट फॉर वुमेन इसकी कोई बात नहीं हुई है, अभी भी ये कंट्रोवर्शियल चल रहा है। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो वुमेन ने भी अपने राइट्स के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर्स निकाले, पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोस्ट्रेशंस करे। उसके बावजूद भी इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स अभी नहीं मिले हैं, सफरेज राइट नहीं मिला है। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो कि सेंट पॉल चर्च के अंदर ये पूरी मीटिंग हो रही थी, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो वहाँ पर भी वुमेन ओनली एक ऑब्जर्वर के तौर पे खड़ी हुई थी विजिटर्स गैलरी के अंदर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, हालांकि कंजर्वेटिव्स इस लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने में कामयाब हुई, लेकिन monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। लेकिन जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, मोनार्क्स थे, इनको समझ में आ गया था कि इस विरोध को हमें रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेशन इन लोगों को देना पड़ेगा। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes। और इसीलिए 1848 के बाद में जहाँ जहाँ प्रॉपर मोनार्कीज थी सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के अंदर, वहाँ पे थोड़े बदलाव किए गए ताकि लोगों का सपोर्ट इनको मिलता रहे, क्योंकि 1815 के बाद वापस से कंजर्वेटिव सिस्टम को मेंटेन करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए सर्वडम, बॉन्डेड लेबर जैसी चीज़ों को हटा दिया गया। दी हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस। हालांकि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर हंगरी के जो लोग थे, प्रॉपर हंगरियंस जो थे, उनको ज़्यादा राइट्स दिए हुए थे।